आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पिछले साल यानी कि दिसंबर 2023 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मायावती ने अपना ही फैसला वापस ले लिया है। आखिरकार अब सवाल यह है कि मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या भाजपा के खिलाफ आक्रामक होना आकाश आनंद को भारी पड़ गया? आज की चर्चा इसी बड़े सवालों पर होगी, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई और चौथे चरण के चुनाव में उठापटक के बीच मायावती के ट्वीट से सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया। बसपा सुप्रीमो ने 10 दिसंबर 2023 को अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब उससे सारे अधिकारी छीन लिए हैं। ना तो आकाश आनंद अब नेशनल कोऑर्डिनेटर है और ना ही मायावती के उत्तराधिकारी। मायावती ने इस दौरान एक के बाद एक कुल 3 ट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच बसपा में इस बड़े फेरबदल का क्या कारण है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लगा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है, लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। वहीं मायावती के इस फैसले के बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने बसपा सुप्रीमो पर हमला बोलते हुए बसपा को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करार दिया और कहा, जैसा वो चाहती है वैसा निर्णय करती है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही है और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही थी। माना ये भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई और मायावती नाराज और आकाश पर गाज। आज ये सवाल लगातार बरकरार है और साथ ही साथ अब एक और सवाल पुरजोर तरीके से उठ रहा है कि अगर आकाश आनंद नहीं तो अब मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा? लगातार आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जुबानी वार कर रहे थे। कभी उनको आतंकवादियों की सरकार करार दे रहे थे, तो कभी ये तक कह दे रहे थे आकाश आनंद कि पेपर लीक करने वालों को गाड़ देना चाहिए। तो क्या इन्हीं सारे बयानों का खामियाजा आकाश आनंद को उठाना पड़ रहा है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्या मायावती के सामने विरासत को बचाने की चुनौती है? आज कई ऐसे बड़े सवाल है जिस पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे।
तो आकाश के आक्रामक तेवर या विरासत को बचाने की कवायद, आखिर मायावती का ये फैसला कितना अहम है और मायावती ने आखिर आज ये फैसला क्यों लिया? आज इसी बड़े सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे कि बसपा के इस फैसले से किसे नुकसान होगा, किसे मुनाफा होगा, क्योंकि जब से बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से यह फैसला लिया गया है तब से लगातार जो विपक्षी दल हैं वो हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अब मायावती ने आखिर ये फैसला क्यों लिया, अब बसपा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, आज ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। विद्या गौतम दलित चिंतक के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वही विनय तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कुंवर सिंह निषाद जी प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विनय तिवारी जी से आज करना चाहूंगी। विनय जी, एक लंबे दौर से आप हर एक पार्टी का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर मायावती ने एकाएक ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने 5 महीने पहले ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान खुद ही किया था। हमें लगता है कि मायावती का ये एक परिपक्व डिसीजन है और उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी को बचाया है इस विषम परिस्थितियों में और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार गार्जियन की भी एक अच्छी भूमिका निभाई है। जिस तरीके से आकाश आनंद अपने विवादित बयानों की वजह से घिरते जा रहे थे, सारी पार्टियां उनके ऊपर हमलावर हो रही थी, चुनावी माहौल था, तो उसमें पार्टी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। उस डैमेज कंट्रोल को बचाने के लिए मायावती आगे आई हैं और उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आकाश आनंद को फिलहाल कुछ समय के लिए, ये मेरा मानना है कि वो कुछ समय के लिए उनको राजनीतिक गतिविधियों से दूर किया। बिल्कुल, लेकिन अब कई ऐसे बहुत ही बड़े सवाल हैं। अब सीधा मैं रुक करूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, लगातार मायावती को आप कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, चाहे वो आप हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, और लगातार आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ जुबानी वार कर रहे थे, बीजेपी को तमाम कई ऐसे बड़े आरोप लगा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सेफ साइड करने की कोशिश की गई है? देखिए, ये जो आकाश आनंद जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, हालांकि ये बसपा के आंतरिक संगठन का मामला है। उन्हें क्या करना, किसको हटाना, किसको रखना, ये फैसला उनका संगठन को लेना है। हालांकि ये देखा गया कि आकाश आनंद जी युवा हैं और वो अपने युवापन में आके या फिर बौखलाहट में कुछ ऐसे बयान दे गए जिसके पीछे कुछ सच्चाई भी थी। भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी पर दबाव बना रही है और यह चीज स्पष्ट तौर पर जाहिर होती है कि जिस प्रकार का रवैया मायावती जी ने अपनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो ना कुछ स्वयं कुछ बोलेंगी, ना किसी को बोलने देंगी। और जिस प्रकार की उपेक्षा, जिस प्रकार का अत्याचार उत्तर प्रदेश में दलित समाज के ऊपर हो रहा है, पिछड़े वर्ग के ऊपर हो रहा है, उस पर मायावती जी लगातार चुप है, मौन है। संविधान के ऊपर चोट की जाती है तो मायावती जी मौन रहती हैं। इस उत्तर प्रदेश के कई नेता, लल्लू सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 पार का सीटें चाहिए और 400 पार सीटें होंगी तो हम संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को बदलेंगे। इनके किरोड़ी लाल मीणा, इनके बड़े नेता है, वो कहते हैं हम आरक्षण को बदलेंगे। तो जहां एक तरफ संविधान बदलने की बात आ रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर आए हुए हैं और हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, दूसरी ओर आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो रही है। और मायावती जी जिस मिशन को लेके चली थी, मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन बनाया था, मायावती जी बिल्कुल उसके खिलाफ है, उनके विपरीत है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के काम कर रही हैं। यह पूरी तरह से पिछले समय भी देखा गया विधानसभा के चुनाव में और अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि मायावती जी वही काम कर रही हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह जी, अब तो कुंवर सिंह निषाद जी भी आपके सहयोगी है, क्या आप उनके बयानों से ताल्लुक रख रहे हैं कि मायावती कहीं ना कहीं बहुत ओपन होकर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? मुस्कान जी, सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी का इंटरनल मामला, तो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई फैसला ले सकती है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिन परिस्थितियों में फैसला लिया गया है वो महत्वपूर्ण है। पहले से ही तय है कि बहन जी और उनकी
पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। ये फैसला उन्होंने ऐसे समय में लिया जब 3 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और तीनों चरण में बहन जी के जो प्रभाव वाले क्षेत्र थे वहां उनकी एक भी सीटें नहीं आ रही है। और तो और चूंकि लड़ाई ये संविधान बचाने की है, मूल्यों को बचाने की है, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण बचाने की है, नौजवानों की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, आधी आबादी की लड़ाई है। और जिसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर, जो परंपरागत मतदाता है, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसे में बहन जी ने ये फैसला जो लिया है वो भाजपा को मजबूत करने वाला फैसला लिया है। इससे इसमें कोई हम लोगों को आश्चर्य, कोई दुविधा नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि उनका जो मतदाता था वो और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बिल्कुल विनय जी, क्या वाकई आपको लगता है कि मायावती के इस फैसले ने बीजेपी को और मजबूती दे दी है? क्योंकि आकाश आनंद वाकई लगातार बीजेपी पर काफी तीखे हमले कर रहे थे। उनका बयान भी अभी मैंने सुनाया कि लगातार कभी वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, कभी बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी करार दे रहे हैं, और जब से वो लगातार जुबानी वार कर रहे हैं उसके बाद से उनकी रैली तक स्थगित की गई। तो क्या मायावती का ये फैसला बीजेपी के लिए प्लस साबित हो सकता है? पिछले कुछ समय से मायावती के कई डिसीजन हैं जो भाजपा को फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक चर्चा है। उस राजनीतिक पार्टियां उन पे ये आरोप लगाती हैं कि वो उनकी बी टीम है। मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी पार्टी किसी दूसरी पार्टी की बी टीम नहीं हो सकती है। बी टीम, ए टीम, ये अपने चुनावी हथकंडे हैं, अपने पार्टी के जो है वो स्टेटमेंट हैं। बट उनके कुछ जो है डिसीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को फेवर करती है। भाजपा सरकार में है तो नो डाउट उनके फेवर में हो सकता हो रही हो, लेकिन हमें इस प्रकरण पे सबसे ज़्यादा गलती मायावती की आती है। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आकाश आनंद को अपरिपक्वता के कारण उनको हटाया गया है। मुझे नहीं लगता है वो अपरिपक्व हैं। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि वो अपरिपक्व नहीं है, वो बल्कि एक परिपक्व किशोर है। अभी 28 साल के आसपास उनकी एक उम्र है, ठीक है। और 2016 में उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। उनको ग्रास रूट ज़मीनी हकीकत कुछ पता नहीं है और उनको पार्टी रातों रात इतने बड़े पद पे बिठा देती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देती है, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये अपरिपक्वता का जो डिसीजन है वो मायावती ने लिया था। हमें ये नहीं लगता है कि आपके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ये अपरिपक्वता का उन्होंने कोई ऐसा कुछ वो नहीं किया है। ये मायावती का डिसीजन था, उन्होंने अपने डिसीजन को रिवोक किया है, वापस लिया है। और उनके इस डिसीजन पे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ की कमी दिखाई थी और उन्होंने जल्दी में उनकी नियुक्ति की और उतनी ही जल्दी उन्हें वापस किया है। विद्या गौतम जी, आप लगातार दलितों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती हैं, अपना पक्ष रखती हैं, लेकिन मायावती चुनावी मैदान में तो सक्रिय हो गई हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो बसपा का कोर वोटर था वो भी उनसे छिटक रहा है। तो क्या मायावती का ये जो फैसला है ये विरासत को बचाने वाला फैसला है? विद्या जी, अपने आप में मैं अगर इसमें दो चीजें जोड़ूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे बड़ी बात है कि फैसला मायावती जी को इसके लिए जाना जाता है कि वो अपनी पार्टी को, वो सुप्रीमो है। सुप्रीमो का मतलब होता है कि जो वो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, और वैसा होता भी है क्योंकि एक ऐसी लीडरशिप उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर बढ़ाई हुई है। लेकिन पहले तो उन्होंने खुद बनाया और खुद फिर बाद में 6-7 महीने के अंदर अंदर ही हटा देना। मान लेते हैं कि कोई लीडरशिप है, जब कोई काम करेंगे तो कुछ चीजें निकलेंगी भी, कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जो पार्टी विपक्ष के लिए भी होंगे, कुछ पक्ष के लिए भी होंगे। तो ये जो अचानक से उनको हटा देना और आखिर नेशनल कोऑर्डिनेटर थे तो हटा देना, तब तक तो समझ में आता है कि चलो ठीक है पदाधिकारी के रूप में हटा दिया, लेकिन उन्होंने सारी जगह से उत्तराधिकारी के रूप में भी वहां से उन्होंने उनको हटा दिया। तो और इसके पीछे ये मकसद दिया गया है कि परिपक्वता ना होना, मेच्योरिटी ना होना। तो परिपक्वता तो काम करने के बाद ही, जब जमीन पे आप काम करेंगे तभी आपको परिपक्वता आएगी। आप घर में बैठ के परिपक्वता तो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं एक सामाजिक व्यक्ति के नाते देखूं, समाज अपने दलित चिंतक के नाते, तो मैं यही कहूंगी कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी देने की शायद जरूरत ही नहीं थी जितनी जल्दी उन्हें दी गई। उन्हें छोटे स्तर से ही प्रदेश
में किसी स्तर से काम करने देते और कम से कम आम चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना बहुत रिस्की था। उसी वक्त लोग चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन ये बात सामने निकल करके आई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा बड़ा ही ऐसा संदेश है चुनाव के टाइम पर जो पार्टी हित में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा धर्मेंद्र सिंह जी, अभी भी आपने एक बार फिर बोला कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और अगर हम हाल ही में कार्रवाइयों पर गौर करें तो ईडी सीबीआई की जो चाबुक है वो हर एक दल पर चली है, तो बसपा पर नहीं चली है। यही वजह है कि आप बीजेपी बसपा को लेकर ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए मुस्कान जी, आप खुद ही जो है जस्टिफाई कर रही हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस तरह से आकाश आनंद जी को सुरक्षा मिलती है और बहन जी ने उनकी नियुक्ति की थी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, जब ऐसा पहले चरण दूसरे चरण में होता नहीं दिखा तो तीसरा चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या समझौते के तहत उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और खुला मैदान दे दिया। तमाम इधर बीच के जो टिकटों के बंटवारे हुए, जो टिकटों में चेंज हुआ, वो आप देख सकती हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाले फैसले बहन जी ने लिया। तो लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी की वो मुखिया है, बहुजन समाज पार्टी में कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन सच से जनता को रूबरू कराने का हमारा काम है और जनता खुद समझ रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, परंपरागत वोटर उनका खिसक करके इंडिया गठबंधन साथ आ गया। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ईडी सीबीआई का चाबुक तो लगातार आप पर चल रहा है, चाहे आपके कितने भी सहयोगी हैं, सब पर ईडी सीबीआई का लगातार हम कार्रवाई देख रहे हैं। तो क्या मायावती पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन पर भ्रष्टाचार के कोई बड़े आरोप अभी तक इस सरकार में नहीं लगाए गए, इसीलिए आप लगातार बी टीम बोल रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना नहीं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन पर सारे आरोप लगाए, उनके खातों को सीज किया गया, उनके आनंद जी को से पूछताछ हुई, सीबीआई और ईडी ने लगातार पूछताछ की, उनके खातों में तमाम बड़ा पैसा एजेंसियों ने पकड़ा भी। लेकिन क्या कारण है, ये बड़ी गंभीर बात है कि क्या कारण है कि अचानक जो है कार्रवाइयां ठप हो गई। तो इसके पीछे एक अघोषित समझौता है कि उनका वो उनके हित का ध्यान रखेंगे और उनके राजनीतिक हित का ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। सवाल ये था महत्वपूर्ण, देखिए जब चुनाव पहले चरण का होने वाला था उसके पहले तक आप खुद देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में विकास की बात करते थे और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर के आते थे। पहले चरण चुनाव के बाद जो उनको फीडबैक मिला, उनको लग गया कि अब पूरी तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है, तो तत्काल उनके भाषणों में घुसपैठिया और पाकिस्तान आ गया। और दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण आते आते वो तत्काल ये डर का माहौल क्रिएट करने लगे कि कांग्रेस आ जाएगी तो मंदिर में ताला लग जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो आपका ये हो जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। ऐसा कहाँ है? क्या आप इसके पहले सरकारें नहीं रही हैं? या वो कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र पढ़ने लगे, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ने लगे, लेकिन उनको अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए था। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में कहाँ ऐसा लिखा है कि मंदिर में ताला बंद हो जाएगा, ये गिरा देंगे, ये पाकिस्तान चला जाएगा? ये उनका डर परिलक्षित हो रहा है। चूंकि वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण चाहते थे वो हुआ नहीं, तो ये बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस बिगड़ गया है। आज देखिए वो अपने मित्रों के का भी नाम लेने लगे। आज तेलंगाना की सभा में उन्होंने अडानी अंबानी से भी शुरू कर दिया। तो इससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये एहसास हो गया है कि 24 में हमारी विदाई तय है। ठीक है, आप अडानी अंबानी का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल अडानी अंबानी है इतने हाई प्रोफाइल मुद्दे की लगातार बीच में आई जाते हैं, लेकिन कुंवर सिंह निषाद जी, सैम पित्रोदा के बयान पर क्या टेक होगा आपका? आज का उनका बयान सुना होगा ना आपने? पित्रोदा कौन है, कांग्रेस पार्टी के कौन से पदाधिकारी है, ये तो तय नहीं है। और सैम पित्रोदा के बयान का जो खंडन है, हमारे वरिष्ठ नेता श्री रमेश जी ने उनका खंडन किया है। तो उसके बाद हमारे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। हालांकि हम कांग्रेस पार्टी उनके बयान से पूरी तरह से सहमत नहीं है कि उनका ये निजी विचार उनका हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सैम पित्रोदा का निजी बयान है, निजी विचार है। बहरहाल ठीक है, आपने अच्छा किया ये मान लिया। लेकिन देखिए सियासत है, पुरजोर तरीके से हो रही है चुनाव, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे विनय तिवारी जी, मुद्दे भी बदल रहे हैं। और जिस तरीके से अचानक से मायावती ने ये फैसला लिया, ये बात तो राजनीति की खासियत है कि कोई भी कहानी का जो एंड है वो तुरंत नहीं लिखा जाता। एक लंबे समय से स्क्रिप्टिंग होती है, पूरी पटकथा तैयार की जाती है, उसके बाद जाके ये फैसला लिया जाता है कि भैया अब आगे क्या होना है। तो अब मायावती ने ये फैसला तो आज लिया है, लेकिन इसकी कहानी कब से लिखी गई है, क्या लगता है आपको?
देखिए, इनको जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, आई थिंक तब वो सपा बसपा का गठबंधन था, और शायद अप्रैल 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो उन्होंने मैनपुरी के एक स्टेज में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब बैठे हुए थे स्टेज पे, तो उनके साथ उनको मंच शेयर किया था इन्होंने पहली बार। बट उसके बाद अचानक उन्होंने लास्ट अभी दिसंबर 2023 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देखिए, हमारे मित्र जो बता रहे हैं कि वो भाजपा को सहयोग करने के मंशा से उनको लेके आए थे, जब वो बनती बात नहीं बनी तो उनको मायावती ने वापस लिया, ऐसा हमें नहीं लगता है। मायावती का ये एक मकसद है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उस पार्टी में कहीं ना कहीं वो भी, जैसे सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, परिवारवाद से ग्रसित हैं, वो भी उससे उबर नहीं पा रही हैं। वो भी एक दो स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने भी आखिरकार परिवारवाद का ही सहारा लिया और अपने भतीजे को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इसके 2-3 कारण हैं जो ये डिसीजन मायावती ने लिया है। जिस समय इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है तो जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर भी इंटरनल प्रेशर, इंटरनल दबाव उनके ऊपर था। एक नौ युवक को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे देना, पार्टी में इतने दिन से कई वरिष्ठ जो है लोग हैं जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और अचानक एक पैरासूट जो है के थ्रू जो है आप अपने भतीजे को लाके जो है इतनी अहम जिम्मेदारी दे देते हैं और अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, बाकी सारे लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल दबाव उनके पास था। और दूसरा एक कारण एक ये है कि जब तक राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को वाकई अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानेंगे, तब तक ऐसे अप्रत्याशित डिसीजन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर वो उनको जिम्मेदारी देनी ही थी, अगर उनको ऊपर लाना ही था, तो ये अच्छा होता कि मायावती उनको ज़मीन से जुड़ी राजनीति सिखाती, थोड़ा एक्सपीरियंस उनके पास होता और स्टेप बाय स्टेप उनको ऊपर लेके आती। लेकिन नीचे की कोई हकीकत, कोई भी जो है एक्सपीरियंस उनके पास ना होने के बावजूद उनको अचानक इतना बड़ा पद दे दिया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और एक 28-30 साल के युवक से आप जो अपेक्षा कर सकते हैं, उस अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने अपना काम किया। अभी वो उस पद के, हमारे हिसाब से उस पद के अनुरूप वो थे ही नहीं। उनको बहुत कुछ सीखना था भारतीय राजनीति के बारे में। बिना कुछ एक्सपीरियंस के उनको इतना महत्वपूर्ण पद देना ही सबसे बड़ी गलती मायावती की थी, और उसी डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने ही डिसीजन को पलटा है और उनको वापस लिया है। बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अब जितने भी बसपा के कोर वोटर्स थे वो पूरे इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये उनका आंतरिक फैसला है जो वो ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप के सुप्रीमो लगातार मायावती पर इसी मसले को लेकर हमलावर हैं। तो फिर आखिर डबल गेम क्यों? अगर उनका आंतरिक मामला है तो फिर छोड़ दीजिए, इस पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? नहीं, हम उसको बहुत महत्व नहीं देते। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ट्वीट भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी ये कहा है कि उनका अपना निर्णय है, कोई भी पार्टी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। लेकिन सच ये है कि जो उनका कोर वोटर था, परंपरागत वोटर था, वो संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और देश की जो मूलभूत सुविधा, मूलभूत जरूरतें हैं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, चाहे 2014 चाहे 2019 हो, चाहे वो नौजवानों की बात रही हो, 2 करोड़ प्रतिवर्ष के साथ 20 करोड़ नौकरियों की बात रही हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात रही हो, चाहे महंगाई कम करने की बात रही हो, चाहे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात रही हो। लेकिन भ्रष्टाचार का नारा देकर के इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, जिसमें उन कंपनियों से पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया जिनके सैंपल 7-7 बार 6-6 बार फेल रहे, और जो महत्वपूर्ण बीमारियों की, जो दिल की बीमारियों की, दिमाग की बीमारियों की, कोविड की बीमारियों के टीके और दवाइयां बनाते थे, उन कंपनियों के सैंपल फेल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पैसे के खाते में पैसा जाता रहा और उनको लगातार दवाएं बेचने की अनुमति मिलती रही है। चाहे विदेशों से काला धन लाने की बात रही हो, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की बात रही हो, तमाम उनके मित्र भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए बैंकों से लेकर के विदेश में जाकर चले गए, विदेशों में काला धन बढ़ गया। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री जी के जबान से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा, आधी आबादी की चिंता, किसान की आय, ये सारी चीजें जो 2014 के भाषण के उनके प्रमुख बिंदु थे, वो गायब हो गए। चाहे प्रधानमंत्री जी बड़ा जोर जोर से कहते थे कि जहां का रुपया गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है, आज उस पर नहीं बोल रहे हैं कि भारत का रुपया क्यों गिरता चला जा रहा है, ऐतिहासिक स्तर पर गिर गया।
तो ये जो सारी चीजें, ये महत्वपूर्ण जो मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, ये जनता के सवाल हैं। जनता ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि 2014 में, 2019 में और बीच में कई चुनाव, डबल की ट्रिपल इंजन की सरकार आपको बनाने के बाद भी ये जो समस्याएं जस की तस हैं, बल्कि कई गुना महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था में आप कहते हैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी है, लेकिन गरीब के जेब में पैसा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में जो है आप 144वें नंबर पे हैं, हंगर इंडेक्स में आप 113वें नंबर पे हैं, आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी 128वें नंबर पर हैं। तो ये जनता पूछना चाहती है कि आपने इन 10 सालों में जनता के लिए, जन सरोकार के लिए, मूलभूत जरूरतों के लिए क्या किया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए वो पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, इन जैसे हनुमान, लंका, इस तरह की बातों पर भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइज हो रही है, जिससे ध्रुवीकरण कर सके और उनको कुछ सीटें मिल सके। लेकिन जनता देखिए मैनपुरी के अंदर क्या किया। मैनपुरी के अंदर महाराणा प्रताप जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों की आवाज म्यूट करके किस तरह से उसको जाति संघर्ष कराने का प्रयास किया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि मारपीट हो जाए, दंगा हो जाए और जिसका लाभ ले सके, लेकिन जनता इतनी जागरूक हो गई है, एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है कि उनकी सारी चालें फेल हो गई। बिल्कुल। लेकिन निशात साहब, ये बात तो आप मानते हैं ना कि इस वक्त यूपी में कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। ये बात 2019 के आंकड़े भी बताते हैं, और 2019 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कांग्रेस से मजबूत स्थिति में बसपा थी। बसपा को तकरीबन 10 लोकसभा सीटें मिली थी। ऐसे में ये कह देना कि इस बार बसपा हर एक सीट पर हार रही है, किस आधार पर? देखिए, हम तो इतना मानते हैं कि हम पूरी तरह से संघर्ष हमारा जारी है। 2014 से ये लगातार संघर्ष आज तक चला आ रहा है, और हमारे कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई कमी रही होगी। हमारा जो विजन है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसे हम जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। इस कारण हमारी सामने ये परिस्थिति आई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इस प्रदेश के लोगों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और शुरुआत करते हैं कि पहले कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूँ। हालांकि गुजरात में उनको कोई जानता है पिछड़े हैं कि अगड़े हैं, ये पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाके इस तरह की चर्चा की। उनकी पूरी टीम लगती है कैंपेन करने के लिए कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। उनकी पूरी टीम लगती है कैंपेन करने के लिए कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। उनकी पूरी टीम लगती है इस बात को कैंपेन करने के लिए कि हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, यह सारी जो चीजें हैं हम वैश्विक स्तर की मुहैया कराने वाले हैं। उनके धोखे छलावे में आकर उत्तर प्रदेश की जो भोली जनता है उसको ठगने का काम, छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वह लगातार आज तक जारी है। हम उन्हीं चीजों को लेकर हम अपनी एक नए सिरे से हम कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है, कांग्रेस की अपनी गारंटियों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। और आप निश्चित समझिए, कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे सामने फेस हमने की है, हम उनसे उभरेंगे। जनता का विश्वास हमारे प्रति लगातार बढ़ा है। जनता हमारे साथ आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और उसके बाद जो हुए 5 राज्यों के इलेक्शन में भले ही हम वो चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट परसेंट बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी से हमको क्या होता है, आखिरकार लड़ाई तो कुर्सी की होती है ना। जो कुर्सी पर बैठता है विजय उसकी मानी जाती है जी। आखिरकार जो मैं ये कह रही हूँ निशात साहब कि आखिरकार जो लड़ाई है वो तो कुर्सी की है। आखिरकार सिकंदर वही कहलाता है जो आखिरी में जीतता है। ये कहना है कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है भले ही हम हार रहे हैं, कहां तक मुनासिब है? कब तक आप जस्टिफाई करेंगे ये बयान दे के खुद को? हमारा मानना ऐसा नहीं है। हम ये कोई लड़ाई कुर्सी की नहीं है। सारी लड़ाई देश की जनता के विकास के लिए, देश की जनता के सम्मान के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के जो गरीब मूल निवासी लोग हैं उनके आरक्षण की रक्षा के लिए। आज के समय की जो चीजें हैं पूरी तरह से बदल गई हैं। इस देश को बचाना है और देश के संविधान को बचाना है, क्योंकि लगातार चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रही है। भारत के संवैधानिक ढांचे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। इन चीजों को बचाने की जरूरत है। देश बचेगा तो हम बचेंगे, इस देश की कुर्सियां बचेंगी, वरना यह देश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, भारत को अफगानिस्तान और सीरिया की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है।
चुनाव शुरू होने से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी रोटी कपड़ा मकान पर बहस से पूरी तरह से भाग गई है और इनका पूरा का पूरा फोकस है कि किस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण करके इस देश के लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए और फिर 5 साल उनके और बर्बाद किए जाए, इस देश को और बर्बाद किया जाए, इस देश के आरक्षण को, संविधान को और बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाओं को पूरी तरह से खत्म किया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। लेकिन निषाद साहब, अब की पब्लिक सब जानती है, अब की पब्लिक बहुत ज्यादा जागरूक है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। बहरहाल धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आकाश के आक्रामक तेवर को देखते हुए अटकलें है कि मायावती ने यह फैसला लिया है, लेकिन अब जो जनता है, अब की जनता जागरूक है, अब की जनता विकास पर बात करती है, अब की जनता मुद्दों पर बात करती है और अब की जनता जानती है कि अनर्गल मुद्दों पर बात करना, अनर्गल मुद्दों पर बयानबाजी करना, अनर्गल मुद्दों पर सियासत करना, अब जनता के सामने यह हथकंडे किसी भी पार्टी के काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बसपा पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि इनडायरेक्टली तौर पर बसपा सुप्रीमो और पूरी बसपा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, और अब जब बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं अब यह सवाल और पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि आखिर मायावती ने तीसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। अब इस फैसले का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव के चरणों पर। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।